हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट 2020 फिजिक्स पेपर पर और काफी डिटेल इसका एनालिसिस भी करेंगे कि देखेंगे किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, 11th पार्ट से कितना क्वेश्चन आया, 12th पार्ट से कितना क्वेश्चन आया। ये एनालिसिस उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो नीट 2021 में बैठने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग इसको अच्छे से समझना, अच्छे से देखना, तो आपको इससे पता चलेगा किस चैप्टर का क्या वेटेज है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैकेनिक्स की बात करें तो इससे 12 क्वेश्चन पूछा गया, वेव से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से आपका टोटल 5 क्वेश्चन पूछा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से टोटल 15 क्वेश्चन पूछा गया जो सबसे ज्यादा है, और ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स से 12 क्वेश्चन पूछा गया। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से क्वेश्चन बनाना आसान होता है और सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है। अब देखो टोटल 15 क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो काफी इजी होता है और इससे टोटल 12 क्वेश्चन पूछा गया है, और पूरे मैकेनिक्स से सिर्फ 12 क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब सोचो मैकेनिक्स कितना बड़ा पोर्शन है और बहुत लेंदी भी होता है। सबसे ज्यादा फिजिक्स में हमें काम करने में मजा भी आता है और सबसे चैलेंजिंग वर्क होता है मैकेनिक्स ही। उसके बाद अगर आप मॉडर्न फिजिक्स है उसका कंपेयर करो मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स से, तो ये काफी इजी होता है, ठीक ना। लेकिन इससे ये उसके बराबर आ जा रहा है, सिर्फ 2 चैप्टर पूरे मैकेनिक्स के बराबर है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मैकेनिक्स नहीं पढ़ोगे। आप अगर देखो तो 11th में आपका टोटल आ जाता है 18 क्वेश्चन, ठीक ना। और अगर हम 12th की बात करें तो आपका 5 2 7 37 क्वेश्चन इतना आ रहा है। बहुत ज्यादा का इस बार वेरिएशन है, ठीक ना। मतलब 40-60% का वेरिएशन आ गया है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप 11th पर कम फोकस करोगे, दोनों काफी इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ी बात कि 11th तो आप 12th के बगैर पढ़ सकते हो, लेकिन 12th पोर्शन आप बगैर 11th के नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए 11th हमें ज्यादा फोकस करना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक कि आप उसको नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा। लेकिन हाँ, स्कोरिंग आपका सबसे ज्यादा होगा 12th पोर्शन। तो 12th हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इजी वे में आप इन क्वेश्चंस को बना भी सकते हो। तो चलिए एक और बात कर रहा है, इजी मीडियम टफ की बात करें तो आपका जो इजी क्वेश्चन रहा वो 55% क्वेश्चन रहा, मीडियम की बात करें तो वो 36% क्वेश्चन रहा, और डिफिकल्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो 9% क्वेश्चन रहा। आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि 40% प्लस 40% प्लस 20% ये हर एग्जाम का रेशियो होता है क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन 40% ईजी होते हैं, ये मीडियम होते हैं और ये टफ होते हैं, राइट। तो अगर आप सिर्फ इन दो पर भी फोकस कर देते हो तो आपका रिजल्ट 80% प्लस आएगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। इवन कि ये चीज आईआईटी में भी फॉलो होता है। हालांकि आईआईटी में मीडियम और टफ में वेरी करते रहता है, कभी कभी मीडियम थोड़ा सा ज्यादा भी होता है, ठीक ना। लेकिन इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो हमेशा 40% के अप्रॉक्स में ही रहता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। उसके बाद अगर हम लोग ये 11th 12th की बात करें तो आपका 12 से 60% क्वेश्चन पूछा गया, 11 से आपका 40% क्वेश्चन पूछा गया। इस बार थोड़ा ज्यादा वेरिएशन है, अदरवाइज 45-50% तक रहता था, ठीक ना। तो बहरहाल इस बार पेपर भी आसान रहा है। कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्ट किए गए हैं, बाकी सब क्वेश्चन आपको इजी ही रहा होगा। यही कारण है कि इस बार कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा हाई जाएगा, 600 प्लस ही मान करके चलो आप, ठीक ना। तब आपको कुछ बेटर कॉलेज मिल पाएगा। तो बहरहाल चलिए हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा कि मैंने लास्ट वीक स्ट्रेटजी बनाया था, उसमें मैंने बोला था आपको कि कलर कोडिंग वगैरह जो जो टॉपिक मैंने बोला था उन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक ना। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। तो कलर कोडिंग इसमें बहुत ही इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको याद आ रहा होगा बीबी रॉय, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक ना। ये कुछ आपको याद आ रहा होगा। यहां से हम लोग क्या लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से कुछ लेते हैं, ठीक ना। अब यहाँ देखो सबसे पहले क्या दिया है, येलो, ठीक ना। तो येलो कहाँ पर है ये देख लो आप, तो ये वाला आया, ठीक ना। तो यहाँ पर आप पहले 4 लिखो, उसके बाद आप किसको लिखोगे, वायलेट। तो वायलेट देख लो कहाँ पर है, ये रहा। तो 4 इंटू 4 7 हो गया, इंटू अब आपका 10 टू दी पावर आपका कौन सा है, ब्राउन। तो ब्राउन के लिए क्या लोगे आप, ये ब्लैक होता है, पहले वाला ब्लैक उसके बाद ब्राउन है, तो 10 टू दी पावर 1। और फिर अगर हम ये टॉलरेंस की बात करें तो गोल्ड दिया है ना, तो गोल्ड का 5% होता है, तो 10% वाला तो ऐसे ही नहीं होगा, तो यहाँ पर आप 5% रख सकते हो, ठीक ना। तो ये कितना हो गया, तो 470 और 5% आपका टॉलरेंस आ गया। तो कौन सा ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात, एकदम बहुत ही सिंपल वे में बना सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास शर्त है कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये अगर आपको याद है तो आप इजी वे में बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इसमें टॉर्क निकालने के लिए कहा जा रहा है अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स 3 कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2 कैप मीटर में दिया हुआ है। तो यू नो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो आर का वैल्यू आप लिख दो 2K और क्रॉस कितना 3J, तो ये कितना हो जाएगा 6 और J क्रॉस के हो जाएगा क्या -I, यानी आप लिखोगे -6I। आपको याद आ रहा होगा ये, ठीक ना, यह I है, ये J है, तो ये K है, तो K क्रॉस J आपको उल्टा चलना पड़ेगा ना, तो निगेटिव साइन इसलिए। तो कौन सा ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ इतना कुछ दिया हुआ है, टेम्परेचर इतना दिया हुआ है, ठीक ना। तो आपसे इसमें डेंसिटी पूछा गया है। तो यू नो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है एनआरटी। तो पीवी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो m/m इंटू आरटी, और लिख सकते हो क्या P इज इक्वल टू m/v इंटू RT/m। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू रो आपका RT/m, यानी रो इज इक्वल टू P इंटू m बाय RT। यहाँ पर सारी चीज़ों को पुट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, 3 नंबर। यहाँ पर आप क्या क्या पुट करोगे, तो आपको यहाँ दिया हुआ है हाइड्रोजन कंटेंस, हाइड्रोजन मास ऑफ द हाइड्रोजन आपको पता है 2 × 10⁻³ kg में ले लोगे आप। प्रेशर दिया हुआ है, तो प्रेशर आपका कितना है 249 किलो पास्कल 10⁻³ पास्कल। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें 27 डिग्री, यानी T इज इक्वल टू 27 डिग्री, तो आप इसको 300 केल्विन भी लिख सकते हो, 300 केल्विन लिख सकते हो। समझ में आई बात, 273 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से सारे वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है 2 cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stopcock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. The process is, देखो इसमें क्या कहा गया है, 2 सिलेंडर लिया गया। तो सपोज करो 2 हमारे पास कंटेनर है, ठीक ना, और इन कंटेनर्स को जोड़ दिया गया है, ठीक ना। मतलब यहाँ पर इसको ओपन करके ऐसा कुछ जोड़ा गया है, यहाँ भी ओपन रहेगा और बीच में एक कॉक लगा दिया है। लेकिन ये पूरा सिस्टम कहाँ पर है, ये इसमें कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ये थर्मली आइसोलेटेड है, ठीक ना। मतलब ये इसमें कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा। अब इसको हम सडनली खोल रहे हैं तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये जो प्रोसेस कहलाता है इसको हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। समझ में आई बात। जैसे आप इसको ओपन करोगे और ये वैक्यूम है, ठीक ना, तो इसमें कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो थियोरेटिकल चीज़ था, इसको थोड़ा सा याद रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 पार्टिकल्स ऑफ masses 5 kg and 10 kg respectively are attached to 2 ends of a rigid rod of length 1 meter with negligible mass. The center of mass of this system पूछा गया 5 kg, 5 kg से पूछा गया है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन हम लोग क्लासरूम में किए हुए हैं। तो एक रॉड है और इस रॉड की मास इन ब्लॉक्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो m1 आपका 5 kg है, m2 आपका कितना है 10 kg, और ये सेपरेशन कितना है अप्रॉक्स 1 मीटर। तो आपको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है, तो आप ये एक्सिस चूज कर लो। तो यू नो XCM इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं m1 x1 प्लस आपका m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यही हमारा ओरिजिन है, तो ये m1 तो ओरिजिन पर ही ना, तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा। तो m2 कितना है आपका 10, कितनी दूरी पर 1 मीटर, और कितना 5 प्लस आपका 10 कितना हो जाएगा भाई 10/15, 10/15, यानी कि आप यहाँ से इसको लिख सकते हो आपका 2/3, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो यानी XCM आ जाएगा 0.6 और फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा, तो इस तरह से 0.6 आप कुछ 67 लिख सकते हो, यानी XCM इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 67 सेंटीमीटर, 67 सेंटीमीटर। कौन सा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कुछ इस तरह से बहुत ही इजी वे में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इंसिडेंट एंगल of incidence I on one surface of a small angle prism with the angle of prism A and emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of the material of the prism is mu, then the angle of incident is nearly equal to। तो देखो हमारे पास एक प्रिज्म है, ये ऑप्टिक्स से क्वेश्चन दिया गया और यहाँ से एक लाइट को इंसिडेंट किया गया
ये हमारा 90 है, ठीक ना। और ये यहाँ से कुछ ऐसे आता है और ये सीधा ऐसे बाहर निकल जाता है परपेंडिकुलर टू द, मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ इमर्जेंट 0 हो गया, ठीक ना। कोई भी एंगल ऑफ इमर्जेंट इसमें नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ से आप कह सकते हो सर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, यानी R1 होगा, तो R2 तो यहाँ 0 हो गया। तो आप यहाँ से कह सकते हो क्या A इज इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2, यानी कि A इज इक्वल टू आप R लिख सकते हो। समझ में आई बात। तो और ये एंगल ऑफ प्रिज्म है A, तो आप यहाँ से स्नेल्स लॉ अगर लगाओगे तो यू नो साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू आपका म्यू 2 बाय म्यू 1। तो म्यू 1 कौन है, ये एयर हो गया और ये 2 हो गया, तो आप क्या लिखोगे म्यू बाय 1, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू म्यू, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है कि साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R। और फॉर स्मॉल एंगल तो आप साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, यानी I इज इक्वल टू आप लिख सकते हो म्यू R। और R की वैल्यू कितने के बराबर है, A के बराबर, तो आप यहाँ से I इज इक्वल टू म्यू A लिख सकते हो। दिस इज द आंसर। कौन सा मिल रहा है, 4 नंबर। तो ये बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ बॉडी वेट 720 न्यूटन 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये ग्रेविटेशन से अच्छा क्वेश्चन लिया गया है। देखो अगर आप अर्थ पर हो, अर्थ के सरफेस पर हो, ठीक ना, तो किसी भी बॉडी का सपोज करो ये है, तो इसका जो वेट है वो कितना है 72 न्यूटन, लेकिन उसको कुछ ऊपर लिया जाता है। कितना ऊपर, कुछ एच हाइट तक उसको ले जाया जाता है, कितना R/2 पर। तब आपसे यहाँ पूछा जाता है कि यहाँ पर उसकी वेट कितनी होगी। तो यू नो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है mg, मतलब mg सिर्फ लिखना है mg, लेकिन W एट अ हाइट h तो हम लोग क्या लिखेंगे mg एट अ हाइट h, ठीक ना, ऐसा कुछ होगा। और ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये 72 न्यूटन दिया हुआ है, तो यहाँ पर इस हाइट पर आपसे पूछा गया, यानी कि जब हम लोग इस हाइट पर पहुंचेंगे तब आपसे पूछा गया कितना होगा। तो यू नो जी का फॉर्मूला आपको पता होगा, ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ते हैं जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी कैपिटल R स्क्वायर ले लो, ये हमारा जी नॉट का वैल्यू होता है, ठीक ना। तो जी इज इक्वल टू हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या जी एम बाय आर स्क्वायर, ये यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है उसको मैं स्मॉल आर कह रहा हूँ, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या जी एम अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर। समझ में आई बात। तो यहाँ आप क्या लिखोगे जी एम बाय, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं आर, और ये कितना R/2 का होल स्क्वायर, तो R प्लस R/2 3R/2, तो यानी ये हो जाएगा जी एम अपॉन 3R/2 9R स्क्वायर अपॉन 4, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो G इज इक्वल टू, यानी G एट हाइट H इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि जी नॉट टाइम्स 4/9, इतना कुछ आया, ठीक ना। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दी, तो हम लोग लिख सकते हैं कि M और G एट हाइट कितना H आया, जी नॉट इंटू 4/9, और इस चीज़ की वैल्यू हमें पहले से पता है कितना 72 इंटू 4/9, तो 9 से ये कटता है क्या 8 बार में, यानी कितना हो जाएगा 32। 32 इज द आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आए बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एन आयरन रॉड ऑफ सक्सेसिबिलिटी, यानी सक्सेसिबिलिटी को हम लोग जीटा से लिखते हैं, वो कितना है 599। तो इसमें कहा जा रहा है इतना मैग्नेटिक फील्ड दी परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। तो म्यू इजिकल टू कितना होता है म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जीटा, इतना कुछ होता है। आप यहाँ से वैल्यू पुट करिए म्यू, और म्यू का वैल्यू आपको कितना होता है याद होगा आपको, अच्छा याद क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन में दिया है क्या, क्वेश्चन में दे दिया है। इस बार तो डॉक्टर साहब लोगों पर लगता है कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गए हैं लोग। तो म्यूजिकल टू यहाँ से आप पुट कर लो कितना 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 1 प्लस म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है 599, यानी 600 हो गया ना। तो 4 पाई इंटू 600 इंटू 10⁻⁻7, बाकी तो कैलकुलेट कर ही सकते हो आप, कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। अच्छा पाई का वैल्यू भी नहीं पुट करना है, तो 6 चौके 24 2.4 आ गया। चलो जी आगे बढ़ा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो for transistor action which of the following statement is correct, the base region must be very thin and lightly doped, base emitter पहला ही सही लग रहा है, बेस और हैवी, बेस emitter and collector region should have same doping। देखो पहले एक बना लो, तो यू नो आपने ट्रांजिस्टर पढ़ रखा है NPN और PNP ऐसा कुछ, ठीक ना। तो ये जैसे PNP है, तो बीच वाला ये बेस है ना, इसी को ना बेस कहते हैं, ये आपका कलेक्टर होगा और ये इमीटर होगा, ठीक ना। तो इमीटर और कलेक्टर का जो विड्थ है वो ज़्यादा है, लेकिन बीच में जो वो कम है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते।
इसमें कहा जा रहा है लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स, ये ऑप्टिक्स से क्वेश्चन दिया गया है और उसकी कुछ फ्लक्स इंटेंसिटी दिया हुआ है 20 W कुछ वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने पर वो लाइट पड़ रही है। द एनर्जी रिसीव बाय द सरफेस, देखो ऐसा कुछ है, सपोज करें कि ये हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक ना, और यहाँ पर लाइट पड़ रही है, इतना लाइट पड़ रही है, तो ये सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो यहाँ पर एनर्जी कितना आएगा, तो इंटेंसिटी ले लो, एरिया ले लो, और कितने टाइम तक, समझ में आई बात। जैसे कि किसी चीज़ पर रोशनी आप डाल रहे हो तो कुछ इंटेंसिटी होगी ना, कितने एरिया पर पड़ रहा है और कितने टाइम तक के लिए, तो यहाँ से सारी चीज़ों को पुट कर दो, तो इंटेंसिटी दिया हुआ कितना 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ कितना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम कितने देर के लिए 1 मिनट के लिए, यानी 60 सेकेंड, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ये क्या है भाई डब्लू है, ओके, तो ये 20 इंटू 20 इंटू 60, तो 24 और 3 जीरो, ऐसा कुछ। ऑप्शन किस टाइप में दिया हुआ, अच्छा पॉइंट में दिया हुआ, और देख लीजिए 24 इंटू 10⁻³ में दिया हुआ है, जूल, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला पुटिंग था। उसके बाद यहाँ क्या कहा जा रहा है, अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज अ डायपोल मोमेंट ऑफ इतना कुछ दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल इज मेकिंग एन एंगल 60। ये बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ये डायपोल हुआ, ठीक ना, और डायपोल से कुछ किसी हम लोग जनरल पॉइंट पर फील्ड पोटेंशियल निकालते हैं ना, तो ये थीटा हमारा दिया हुआ है 60 डिग्री, ये आर कुछ दिया हुआ है, तो इस वी एट पी पर हमें निकालना है, ये पॉइंट पी है, तो वी एट पी इज इक्वल टू कितना के पी आपका कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो के का वैल्यू दिया हुआ है, के उन्हें पता ही रहता है 9 इंटू 10⁻⁹, पी का वैल्यू दिया है ना 16 इंटू 10⁻⁻, सॉरी -9 है, -9 इंटू कॉस थीटा कॉस 61/2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना भाई 0.6 का होल स्क्वायर, सारी चीज़ों को पुट करेंगे आपका 200 वोल्ट आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। अभी 2 दिन पहले मैंने एक टेस्ट लिया था और टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन दिया था, एक टावर पर से एक बॉल को ऐसे फेंका जा रहा है तो वो आकर के नीचे स्ट्राइक करता है, तो आपको हाइट बतानी थी। तो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। अब कुछ लोग सोचेंगे सर इसको यू से फेंका ऊपर तो कैसे फर्क नहीं पड़ा, भाई साहब जब ये अपने पॉइंट को रीच करेगा ना तो इसकी वेलोसिटी मतलब स्पीड सेम होगी, वेलोसिटी सिर्फ नेचर अलग होगा, जैसे ऊपर अगर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, ये एम्स में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बहरहाल अब यहाँ से इसको यू इजिकल टू कितना रख दो 20 मीटर पर सेकंड से, और जब ये जमीन पर आकर के टकरा रहा है तो उस वक्त उसकी रफ्तार कितनी है 80 मीटर पर सेकंड, तो आप वेरी सिंपल वे में यहाँ से निकाल सकते हो, ये एच हम निकालना है, तो क्या तीसरा इक्वेशन लगा दो, यानी वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो भाई वी स्क्वायर कितना 80 का स्क्वायर, मैंने वेलोसिटी नीचे के तरफ में पॉजिटिव लिया है, ठीक ना, अभी इस पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने बताया कि मैंने टेस्ट लिया था तो उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था, तो ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो 80 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 2 जी जी का वैल्यू 10 इंटू एच। अब देखो तो 80 इंटू 80 कर सकते हैं क्या, -20 इंटू 20 कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल बना लो। अब यहाँ से देखो 20 इधर कॉमन ले लेते हैं, तो ये मेरा तरीका है, आप थोड़ा सा इसमें क्या होगा ना कैलकुलेशन से बच जाओगे, तो एक 20 बाहर आ गया, एक 20 रहा, तो 20 इंटू एच, कुछ कटेगा क्या, ऑफकोर्स कट जाएगा, कौन कौन 20 से 20 किधर गया भाई, ये बराबर था 20 कट जाएगा, थोड़ा ध्यान में रखना जल्दबाजी में कहीं गलत ना हो जाए। तो एच इजिकल टू 8 चुके 32, 320 माइनस 20 कर दो भाई, तो एच इजिकल टू कितना 300 मीटर, दिस इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन, न 300 ना, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। समझ में आई बात, कुछ इस तरह से आप सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन दी लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज, आपको याद आ रहा होगा मीटर ब्रिज से मैंने क्वेश्चन बोला था बनाने के लिए, तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया है लेकिन बन जाएगा। बैलेंस इज 10 मीटर, रेजिस्टेंस इन द राइट गैप एट अ पॉइंट विच इज डिवाइडेड द ब्रिज वायर इन द रेशियो 3:1। देखो एक रजिस्टर वायर ऐसे दिया हुआ है, दूसरा ऐसे दिया हुआ है, और ये वायर बीच में लगा हुआ है, यू नो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा रहा था और ये जॉकी, तो जॉकी कह रहा है कि इसको 3:2 में बांट दिया है, और ये हमारा कुछ आर है, तो ये कितना है 10, तो यहाँ से इसकी वैल्यू पहले निकालो, तो R/10 इजिकल टू आप क्या बोल सकते हो 3/2, तो यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं R इजिकल टू 30/2, यानी हो गया 15 ओम,
तो ये अननोन रेजिस्टेंस वो कितना आ गया 15 ओम। अब देखो तो क्या कहा जा रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 15 मीटर देन द लेंथ ऑफ ना क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है, देन द लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज, मतलब ना कि 1.5 मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, कितना दिया हुआ है 15 ओम दिया हुआ है, ठीक ना। तब आपसे कहा जा रहा है कि 1 ओम का कितना होगा, 1 ओम के लिए आपसे पूछा जा रहा है, यानी 15 ओम कितने में है 1.5 मीटर में। तो आपसे कहा जा रहा है कि 1 ओम कितने में होगा, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 15, तो ये कितना हो जाएगा 15 बाय 150, पॉइंट हटेगा एक जीरो आ जाएगा, 5 से ये 10 बार में कट भी जाएगा, तो 1/10 यानी 0.1 यानी 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आंसर नहीं है, क्या दिया है, ओके कोई बात नहीं, यहीं से इसको काम कर लो। तो 0.1 को हम लिख सकते हैं, पॉइंट हटेगा तो 0.1 पॉइंट हटने के बाद यानी कि आप लिख सकते हो 1 × 10⁻⁻1, है कि नहीं। तो कौन सा 3 नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत आसानी से आप बना सकते हो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस ये थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना था कि 15 ओम में ओम रजिस्टर है तो उसमें लेंथ कितना 1.5 ओम 5 मीटर, तो 1 ओम के लिए कितना होगा, तो आप बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का लो, ये तो इतना आसान क्वेश्चन है जिसका हाथ ही नहीं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। एक यूरेनियम एटम है, उसके पास एक न्यूट्रॉन को भेजा गया, तो यूरेनियम कितना होता है भाई 92 235, तो ये टूटता है बेरियम और क्रिप्टन में, तो क्रिप्टन तो दिया ही हुआ, बेरियम कौन सेकंड नंबर, बस देखना है बोलना है और क्या। चलो सोलेनोइड, अच्छा इसमें 3 न्यूट्रॉन भी निकलता है, अब मतलब ये अंडरस्टूड है, कोई बड़ी बात नहीं है, 3 न्यूट्रॉन भी निकलता है, तो ये इतना तो आप जानते ही हो। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 15, अ लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, लेंथ हैविंग लेंथ क्या दिया है यार 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स carries a current of 2.5 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, अच्छा सेंटर ऑफ द सोलेनोइड, तो यार B इज इक्वल टू कितना होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक ना। अब ये स्मॉल n क्या है, तो n इज इक्वल टू होता है कैपिटल N बाय n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ याद आ रहा होगा आपको, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया हुआ है 100 और L कितना दिया हुआ है 50 इन सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻², सारे वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, आपका रिजल्ट कौन सा 2 नंबर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। बहुत सिंपल, खाली फॉर्मूला पुट करना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3, कितना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना था, कुछ नहीं, ठीक ना, 3/2 kT। नेक्स्ट क्वेश्चन, a capillary tube of radius are immersed in water and water rises it to a height of h, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। the mass of the water is इतना 5 ग्राम, another capillary tube of radius 2 are immersed in the water, the mass of the water will be, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। तो देखो इसमें क्या होता है ना, कैपिलरी ट्यूब में जब हम लोग पानी में डालते हैं तो उस पर कुछ वाटर राइज कर जाता है, तो सपोज करो कि इतना कुछ गया, तो H इज इक्वल टू कितना होता है भाई 2T cos थीटा अपॉन R रो G, यही होता है ना, इतना कुछ होता है। तो अगर यहाँ से हम लोग देखें, अभी इसका जो रेडियस है वो कितना है R1 इज इक्वल टू R मान लेता हूँ, और दूसरा वाला जो होगा वो उसकी जो रेडियस होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी, और मैं यहाँ से R2 इज इक्वल टू मान लेता हूँ जो भी है दिया हुआ है 2R, कितना 2R ये दिया हुआ है, ठीक ना, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो बहरहाल यहाँ से अगर हम रिलेशन देखें 2T cos ये सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, तो H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या H1/S2 इज इक्वल टू R2/R1 R2/R1, एक नंबर इसको बोल दो। अब हम क्या कर सकते हैं, तो हमें मास का रिलेशन लाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, उसमें जो भी मास आएगा तो उसके वैल्यू हम लोग डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं क्या, तो मास इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू वॉल्यूम तो पाई R² H, इतना ही होता है ना, ओके। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि m1/m2 इज इक्वल टू रो तो कांस्टेंट रहेगा, पाई भी कांस्टेंट रहेगा, तो इनको हटा दो, R1 R बदल रहा है और H भी बदल रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2, ये 2 नंबर हो गया। अब 1 और 2 को यूज कर लो, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम 1 से आते हैं, तो m1/m2 इज इक्वल टू आप कह सकते हो R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर इंटू H1/H2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या R2/R1।
अब देखिए तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो आप कहोगे कि सर एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा और एक R1 से ये भी R1 कैंसिल हो जाएगा, यानी R1/R2 बचा। समझ में आई बात? यानी हम लोग लिख सकते हैं M1/M2 इज इक्वल टू R1/R2। वैल्यू पुट करिए तो M1 कितना दिया हुआ है भाई 5 ग्राम, M2 हमें निकालना है बराबर R1 कितना है R, R2 कितना है 2R, कटा तो यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं M2 इज इक्वल टू 10 ग्राम। कौन सा ऑप्शन? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 4 नंबर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसको ना थोड़ा सा बढ़िया से समझना था। शायद इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने मिस भी किया होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तो यहीं तक आपको याद होगा, थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा ये सोचना था। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ द, अच्छा ये इलेक्ट्रिक, ये इस क्वेश्चन में ना बहुत लोग गलती किए होंगे। इसके पीछे कारण क्या होगा पता है? तो वो लोग सोच लिए होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। यार एक चीज याद रखना है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सेम होता है। समझ में आई बात? कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन सेम होता है, तो दोनों का रेशियो कितना होगा 1 होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा लोग गलती किए होंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना था। नेक्स्ट, assume that the light of wavelength इतना 600 नैनोमीटर is coming from a star. The limit of resolution of telescope, अच्छा ये टेलीस्कोप का रिजोल्यूशन है ना, तो वो डायरेक्ट यहाँ से आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो। कितना होता है भाई 1.22 लेमडा अपॉन डी, यही होता है ना 1.22 लेमडा अपॉन डी। इस डी को हम बी भी लिखते हैं कई बार, तो 1.22 लेमडा अपॉन बी, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना था 1.22, और लेमडा कितना है भाई 600 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर ना। अब बी कितना वेट ऑफ द डायमीटर, इसका जो भी लेंस है टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप का जो डायमीटर है वो कितना 2 मीटर का है, तो 2 लगा दो। अब यहाँ से काट दो, ये 300 बार में कट जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ये 6 और ये 1 है ना, तो 3.6 इंटू 10⁻, देखो मैंने क्या किया, एक साथ मैंने काम कर दिया, इतना कुछ आ रहा, तो 3.66 इंटू 10⁻⁷, 2 नंबर, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो मैंने 0 पहले हटा दिया, वो मन में किया, अब इतना तो जानते हो ना, थोड़ा फास्ट तो काम करना ही पड़ेगा। वो 2 0 था, वहां से 7 हटा दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब एक एक काम थोड़ी ना करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से दिया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि एक वायर है, इस वायर में एक ब्लॉक लटका दिया गया एम मास का, तो नीचे mg, ठीक ना, तो ऊपर टेंशन। तब आपसे यहाँ पूछा द एक्सपेंशन इन यंग्स मॉडुलस इज, तो यू नो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद आ रहा है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू आप इलास्टिसिटी, तो यहाँ यंग्स मॉडुलस लेंगे तो y इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन साइ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, या चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। देखो कोई भी चीज रटना नहीं है, मैंने जैसा बताया था वैसा ही काम करो, कहाँ टाइम लगता है, तुरंत तो हो जाता है, और इससे क्या होता है दिमाग फ्रेश आता है, कहीं कोई टेंशन नहीं रहता है। तो बोलो यार एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, तो एफ कितना होगा भाई एम जी इंटू एल अपॉन ए, और डेल्टा एल, और जो लेंथ चेंज होता है वो कितना होता है L1, और पहले कितना था L1 माइनस एल, इतना कुछ हो जाएगा। देखो खाली ऑप्शन मिला कौन सा मिल रहा है, ए या बी, ए, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 DNA, क्या क्वेश्चन पूछा है पता नहीं, इस बार लगता है कि सबको डॉक्टर बनाने का प्लानिंग है। तो DNA का कुछ दिया हुआ है इतना 10⁻⁻20 जूल, तो इसको बदलना है यार। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1 जूल बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ही कुछ होता है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है कितना 10⁻⁻20 जूल, तो 10⁻⁻20 है 20, और जूल के जगह आप क्या लिखोगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको डिवाइड करोगे तो 1/1.6 ही रहने देता है, इसको ऊपर भेज देते हैं 10⁻⁻20 इंटू 10 ये ऊपर जाएगा प्लस 19, भाई साहब कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻1, 1/1.6 कितना होता है 0.625 होता है, इंटू 10⁻⁻1, यानी हो गया 0.0625, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको, 4 नंबर 7 ज्यादा। देख रहे हो ये दोनों नियर बाय है, तो थोड़ा सा देखना, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कुछ भी कर दो, और कुछ लोग गलती किए भी होंगे ऐसे क्वेश्चन में। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
in a certain region of space with volume 0.2 meter cube, अच्छा क्यूब है, the electric potential is found to be 5 volt throughout, यानी ये कांस्टेंट है, the magnetic magnitude of the, या डायरेक्ट जीरो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे, तो कोई क्यूब टाइप का है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, v इजिकल टू क्या होता है, ईडी, यानी डेल्टा v इजिकल टू ईडी, और पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो कौन सा, 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला, इसमें करना क्या है, मीन फ्री पाथ के लिए ये थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ते हुए याद रखना है और क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड from rest through a potential difference v volt if the d Broglie wavelength of electron is इतना कुछ wavelength दिया हुआ है, the potential difference is, तो यार इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर भी आप इसको पुट कर दो तो कितना आता है, 1.22 कुछ नहीं 12.22 कुछ आता है समथिंग, 12.22 डिवाइडेड अंडर रूट कुछ v होता है, अंडर रूट को v पोटेंशियल होता है, लेमडा इज इक्वल टू इतना कुछ। तो अगर इस फॉर्मूला पर आप पुट कर दो तो सारी वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ v तो ही निकालना है, तो यहाँ पर लेमडा पुट करो, बाकी इसको स्क्वायर कर दो, आ जाएगा, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है इन अ गिटार, ये अच्छा क्वेश्चन है, साउंड का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। In a guitar, two string A and B made of same material are slightly out of tune and produce beat frequency of 6 Hz। ऐसा करो, एक ये बना लो और ये एक बना लो, गिटार है, ये A है और ये B है, तो ये FA प्रोड्यूस कर रहा होगा और ये FB प्रोड्यूस कर रहा होगा, लेकिन इन दोनों का जो FA माइनस FB जो होगा वो दे रहा है 6 बीट, कितना दे रहा है, 6 बीट दे रहा है। ओके आगे बढ़ते हैं। When tension in B is slightly decreases, इसमें टेंशन को डिक्रीज किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी वो क्या होगा, वो भी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वो टेंशन जितना टाइट रहेगा उतना फ्रीक्वेंसी होगा। तब कहा जा रहा है बीट फ्रीक्वेंसी फिर इंक्रीज कर जाता है, कितने से, 7 हर्ट्ज से इंक्रीज कर जाता है। क्वेश्चन में ट्विस्ट है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 530 हर्ट्ज, द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज व्हाट। अच्छा जी, इसका मतलब समझे आप, इसका दिया हुआ कितना 530, तब इसका पूछा गया है। अच्छा पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, अगर हम इसको यहाँ 6 बीट से देखें तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, दो होगा, एक तो हो जाएगा 530 माइनस 6 एंड दूसरा हो जाएगा 530 प्लस 6, यही होगा ना, तो ये हो जाएगा 524 और ये हो जाएगा कितना 536, ये दो वैल्यू आया। अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा फिट बैठेगा। तो अगर आप इसके फ्रीक्वेंसीज को घटा बढ़ा करके देखो तो पता चलेगा, क्योंकि फाइनली फ्रीक्वेंसी घटना है, तो फ्रीक्वेंसी अगर घटना है तो आप यहाँ से क्या करोगे, 524 से किधर जाओगे, 523 की तरफ जाओगे, 522 की तरफ जाओगे, 521 की तरफ जाओगे, इस तरह से। और ये भी 536 से भी आप किधर जाओगे, धीरे 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 धीरे, मतलब 524 था ना, हाँ, अब यहाँ भी धीरे धीरे आप घटना शुरू करोगे, तो ये आपका 535 हो जाएगा, आपका 534 हो जाएगा, 533 हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपका बढ़ना शुरू करेगा। अब आप इसमें देख लो कि वेरिएशन हमारा कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस आप देख लें, किसमें 7 हमें मिल रहा है, जिसमें मिलेगा उससे आप रिजल्ट बता दोगे। तो 530 में 523 घटाओ तो 7 मिल रहा है, 530 में आपका ये 522, तो ये 7 आया, फिर 8 आया, और फिर 521 घटाओ तो ये और बढ़ गया, 9 आ गया। समझ में आ रही बात, देखो ये 523 में मैं 530 में 523 को घटा रहा हूँ तो 7 आया, फिर 530 में 522 को घटाया तो फिर 8 आया, यानी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ना शुरू कर गया। इसको घटा करके देखो तो 535 में हम 30 को घटाएंगे, ये बड़ा है ना, तो ये 5 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 534, ये 5 आया तो ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका ये वाला चीज 3 हो जाएगा। तो देखो ये घट रहा है और ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, समझ में आई बात। फिर से एक बार, 530 दिया हुआ इसका, तो इसके बारे में पूछा है, तो पॉसिबिलिटीज तो दो है, 530 या 536, तो 530 को मैंने और आगे बढ़ाया, तो हमें जब 530 माइनस 6 किए तो 524 मिला। अब देखिए आगे हमें क्या मिला, 523, 522, 524, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो फाइनली घटा होगा और बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ा होगा,
ठीक ना। तो अब अगर हम इनके डिफरेंस को देख रहे हैं 530 और इनके 524, 530 और 523, 530 और 522, तो वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वो हमें 7 इसमें मिला। इसका मतलब क्या हुआ, 524 इज द करेक्ट ऑप्शन। कहाँ गया, 3 नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई आरएमएस वैल्यू। यार ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन हो गया। तो ये ऐसा कुछ है, तो वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ 50 हर्ट्ज, ठीक ना। उसके बाद क्या है कि ये 40 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है भाई, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाय आर, यही ना। तो यहाँ पर वी आर एम एस और आर क्या हो जाएगा एक्सी, यू नो एक्सी, एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय ओमेगा सी, एक्सी इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओमेगा सी, और आप फिर यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दो तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 2 पाई एफ इंटू सी, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो आप लिख सकते हो आई आर एम एस इज इक्वल टू आपका वी आर एम एस इंटू 2 पाई एफ सी। सारे वैल्यूज को पुट कीजिए, वी आर एम एस पता है कितना 200, 2 पता है, पाई पता है, फ्रीक्वेंसी एफ पता है 50 हर्ज, और ये भी 40 माइक्रोफैराड है, सब कुछ पता है, सब कुछ पुट करेंगे तो 2.5 एम्पियर की करंट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रिजर्व in a PN junction diode is due to increase in forward current, forward bias। यार क्या बोल रहा है, डिप्लेशन रीजन को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो ये तो एक ही कंडीशन होता है ना रिवर्स बाइस में, याद आ रहा है। ये अगर ऐसा कुछ है तो ये अगर पी टाइप है और ये एन टाइप है, तो अगर हम इसको फॉरवर्ड से जोड़ेंगे, गौर से देखना, तो ये तो और पुल करेगा ना, तो ये घटता चला जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो जैसे इसको निगेटिव से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्ट करेगा और डिप्लेशन लेयर क्या होगा, बढ़ना शुरू कर देगा। तो कब होगा, रिवर्स बाइस में। कब होगा, रिवर्स बाइस में। चलो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रीवेस्टर्स एंगल से पूछा गया। अच्छा एक बात बताओ, ब्रीवेस्टर्स एंगल क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये लाइट को इंसिडेंट करो, ये जाएगा और ये रिफ्लेक्टेड, तो ये दोनों 90 होगा, यही है कंडीशन। और ये आपका थीटा होता है, जो भी मतलब एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस पर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, तो उसी एंगल को ब्रीवेस्टर्स एंगल कहते हैं। तो यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू आप लाते हो कितना, म्यू, ठीक ना, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। अच्छा म्यू का वैल्यू 1 से कभी छोटा नहीं हो सकता, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू इज 1, सॉरी मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू इज 1, नहीं समझे, ये 1 है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, टेन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होगा 1, यानी कि म्यू इजिकल टू कितना, सॉरी थीटा इजिकल टू कितना, थीटा इजिकल टू कितना 45 डिग्री, कितना 45, यानी ये सबसे कम हुआ। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 तो होगा नहीं, 90 पर तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो यानी कि 4 नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉमन सेंस वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, क्या क्वेश्चन पूछा है। तो एक्सेलरेशन ऐसा, ये पोजीशन ऐसा होता है, एक्स इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी, और अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो वो ऐसा कुछ होता है, याद आया। क्योंकि अगर वेलोसिटी लाओगे तो वो कितना हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, हाँ ना बोलो यार, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, तो ये आपका निगेटिव साइन है, तो ये ऐसा कुछ चलता है। तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई का, कौन सा, 2 नंबर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। A spherical conductor of radius 10 cm has a charge इतना distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 cm from the, अच्छा यार ये कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया है। ये हमारा कंडक्टर है और यहाँ से ये पॉइंट आ रहा है और इस पॉइंट पर पूछा हुआ है, इस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन E इज इक्वल टू कितना, KQ अपॉन R स्क्वायर। पुट करिए सारे वैल्यूज को और आपको ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। समझ में आई बात या नहीं, KQ अपॉन R स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज, क्या बोल रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज ए मीडियम एयर, अच्छा एज ए मीडियम एयर को बोला है, क्या लैंग्वेज लिखा है, क्या जरूरी है मीडियम लिखना। तो खैर मतलब बीच में कोई एयर कोई मीडियम नहीं है, सिर्फ एयर है। समझ में आई बात, कंफ्यूज मत होना। तो कुछ लोग तो कंफ्यूज हो ही गया होगा। सी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो इसकी वैल्यू दे रखा है कितना, 6 माइक्रोफैराड। ओके अब सी मीडियम में कितना दे रहा है, वो 30 हो गया, 30 माइक्रोफैराड। तो भाई सी मीडियम का वैल्यू कितना होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो ये तो इतना ही रहा, यानी के टाइम से बढ़ गया, यानी के की वैल्यू कितनी होगी 5, के की वैल्यू कितनी होगी 5। अब अच्छा ये क्वेश्चन नहीं पूछा, ऐसा नहीं कि यहाँ ऑप्शन नंबर 1 मिल गया, नहीं नहीं नहीं, नहीं अभी रुक जाना। द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज, यू नो परमिटिविटी आपको याद आया होगा जब हमने कप्पा को डिफाइन किया था, वहां पर आया था। और वो आप ला सकते हो कि के इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम एप्सिलॉन आर कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से आप इसके रिलेशन को
ला सकते हो। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है आपको याद होगा 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू कितना 5, और इससे मल्टीप्लाई करो और आपका वैल्यू आ जाएगा कौन सा 4 नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सब कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ दिस सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन पूछ दिया है। तो देखो इसमें क्या कहा जा रहा है 9.99, अब माइनस करना है, इसमें माइनस करो कितना 0.0099। देखो अभी मैं जीरो लगा दे रहा हूँ ताकि हमें सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाए, और इसके कुछ रूल्स होते हैं, अगर वो रूल याद रहेगा तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, अदरवाइज दिक्कत होगी। लेकिन वो रूल कोई बहुत क्रांतिकारी चीज नहीं है, बहुत इजी है। तो यहाँ पे पहले एलसीएम ले लो 10 तो 9 1 कितना 0 8 9, इतना कुछ आया क्या, इतना ही कुछ आ रहा ना, ओके। अब यहाँ पर क्या देखा जाता है पता है कि जिस नंबर में आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया है वो कौन है 9.99, तो इसका डेसिमल पॉइंट क्या है 2 ही है, इसका डेसिमल पॉइंट क्या है 2 है। तो यहाँ भी आप जो पॉइंट लेंगे वो हमारा पॉइंट क्या होगा, यहाँ भी 2 ही तक आपको लेना है, ठीक ना। तो 9.98 दिस इज द करेक्ट आंसर, कौन सा सी इज द करेक्ट। ये आपको याद रहेगा तभी इसको बना सकते हो। तो थियोरिटिकल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में पूरा डिटेल दिया हुआ, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। 32 नंबर की बात करें, 33 नंबर की एलसीआर सीरीज सर्किट दिया हुआ है, is connected to an AC voltage source when L is removed। ओके मतलब पहले L C और R तीनों को बना लो, और ये ऐसा कुछ है, ठीक ना। ये हमारा L है, ये C है और ये R है। एक बार क्या होता है कि इसको L को रिमूव कराया जाता है, तो L रिमूव कर दो, उसके बाद हमारा कुछ फेज डिफरेंस आता है कितना 5 = π/3। उसके बाद दूसरे में कह रहा है C को रिमूव किया जाता है, तो हम L को रख लेते हैं, R तो रहेगा ही, और C को रिमूव किया तब भी हमारा फेज डिफरेंस क्या है π/3। करंट एंड वोल्टेज इतना कुछ दिया हुआ है। द पोटेंशियल द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, यानी cos phi इज व्हाट, आपसे ये पूछा है। तो cos phi इक्वल टू क्या होता है भाई, cos phi इक्वल टू क्या होता है R/Z, इतना ही कुछ होता है ना। और Z इक्वल टू क्या होता है, चलो मैं इसको भी लिख देता हूँ, तो यहाँ पर यहीं पर लिखते हैं cos phi इक्वल टू R/, और Z की वैल्यू √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। यानी कि अब हमें XC और एंड XL का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब देखिए इन सर्किट की मदद से हम उन चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे, और बहुत ही सिंपल वे में देखो क्या करना है कि अगर ये आप सर्किट बनाते हो तो वेक्टर मेथड से जोड़ते हैं, तो ये रजिस्टर होता है, ये आपका XC होता है और ये XL होता है भाई। तो ये तो इसमें L है नहीं, ये तो 0, और इसका जो फेज होगा वो कितना होगा π/3। ओके पहला कंडीशन हो गया। दूसरा चीज कि अब ऊपर वाला नहीं होगा, सिर्फ नीचे वाला होगा, ऐसा कुछ, क्योंकि ये इसमें C नहीं है तो ऊपर वाला खत्म हो गया, खाली नीचे वाला रहेगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक ना। और ये भी आपका कितना π/3। तो अब यहाँ पर आप ले लो tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है XC/R, एक नंबर। और यहाँ भी ले लो tan थीटा, तो कितना होता है XL/R, इसका एक नंबर इसका नाम दो, तो इसका नाम 2 नंबर। तो tan phi तो दोनों सेम है, क्योंकि phi इज इक्वल टू π/3, यहाँ भी π/3। इसका मतलब क्या हुआ XC/R इज इक्वल टू XL/R, यानी XC इज इक्वल टू बोलो यार XR, ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। और ये कहाँ होता था याद करो, रेजोनेंस पर। तो खैर जहां भी होता था, यहाँ पर आप ये टर्म ले लो, ये 0 हो जाएगा, तो R/R हो जाएगा, और cos phi इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। समझ में आई बात या नहीं, कौन सा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल वे में आप इसको जवाब दे सकते हो। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं एलसीआर सर्किट में, तो ये कब होता है जब दोनों बराबर होता है। और बराबर यहाँ कैसे हुआ कि हमने देखा फेज दोनों का सेम दिया हुआ है, दोनों के लिए फेजर डायग्राम बनाया, वहां से दोनों को इक्वेट कर लिया। नाउ क्वेश्चन, अरे यार ये क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस किसको नहीं आता है, तो आप कहोगे स्ट्रेस, हालांकि अब तो सारे स्ट्रेस खत्म हो गए होंगे ना। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बताओ यार ml/t-2 डिवाइडेड बाय एरिया का L², ये ऊपर जाएगा, तो ml-1t-2, बताओ कौन सा ml-1t-2, 1 नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन अभी मैंने अनअकैडमी पर ये पढ़ाया था, और 2 दिन पहले मैंने जस्ट कराया था, तो जो लोग किए होंगे तो वो जरूर बनाए होंगे, और ऐसे भी मैंने सबको कराया है। तो ये अभी डी है और ये डी है, तो फ्रिंज वेट तो इसका कितना है, आप कहोगे सर d λ/d, ठीक ना। ये क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने कराया, और सब लोग बनाता ही है, तो ये सब क्वेश्चन तो बहुत ही मतलब बाबू वाला क्वेश्चन है। तो W डैश इज इक्वल टू क्या बोलोगे, d डैश इंटू लेमडा बाय d डैश। तो भाई d डैश अभी कितना है, d डैश कितना कर दिया गया 2 टाइम्स d कर दिया, एंड
स्मॉल डी डैश कितना कर दिया, डी बाई टू, यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो 2d लेमडा अपॉन डी बाई टू कितना हो गया भाई आपका 4d लेमडा बाई डी, यानी 4 टाइम्स डब्ल्यू कितना बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया। कौन सा है, कौन सा ऑप्शन, क्या कह रहा है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड, मैंने कुछ और समझ लिया इस क्वेश्चन को। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5, अरे यार मैंने कुछ और क्वेश्चन को समझ लिया। चलो 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 चलो, इसलिए क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। मुझे लगा कि लाइट दिया हुआ है, मैं कहीं और घुस गया। यहाँ ऑप्शन भी कुछ वैसे ही ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी कहा रहा है 1.5 टाइम्स दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड। अच्छा एक बात बताओ कि ये यहाँ से हमने लाइट को डाला और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये तभी निकलेगा जब E इज इक्वल टू कितना होगा, एच न्यू के बराबर होगा, है ना। तो E इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, हाँ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, वर्क फंक्शन। E शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, वर्क फंक्शन, और उसको हम फाई से लिखते हैं, ठीक ना। तो इसकी जो मतलब इंसिडेंट जो लाइट है वो हमेशा वर्क फंक्शन से उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा ही होनी चाहिए। अगर हम उसे कम दे देंगे तो निकलेगा ही नहीं। समझ में आई बात, अगर हम उसे कम दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, क्यों निकलेगा। अब आप सोचो किसी किसी को आप कहीं चलने के लिए बोले और उसका कुछ डिमांड है, तो भाई उसका अगर चाय पानी का डिमांड है या चाय और समोसे का डिमांड है और आप सिर्फ, व्हाट हैपेंड, क्या हो रहा है, हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी को अपने काम के लिए ले जा रहे हो और उसने कहा कि हमें चाय पानी नाश्ता कराओगे, तभी आपने सिर्फ बोला नहीं चाय पिलाएंगे, तो वो जाएगा ही नहीं। आपको चाय नाश्ता दोनों देना पड़ेगा, तो वो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। समझ में आई बात। अगर आप इंटेंसिटी कम करोगे, फ्रीक्वेंसी कम कर दोगे, तो फ्रीक्वेंसी कम कर दोगे तो भाई डेफिनेटली एनर्जी कम होगी, तो वो वहां से बाहर निकलेगा नहीं, तो उसको एनर्जी उतना चाहिए। चलो ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, ये अगले क्वेश्चन में हमें मिल जाएगा। क्या कहा जा रहा है, दिस सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। यार यहाँ पर बहुत लोगों ने गलती किया होगा, क्योंकि लोगों को पता है कि सेमीकंडक्टर के लिए होता है लेकिन इंसुलेटर के लिए भी होता है ये पता नहीं है, और दोनों ऑप्शन अलग अलग भी दिया है, लोग इसलिए गलती किए होंगे। आर इजिकल टू क्या होता है कि आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो इसी अल्फा के बारे में बात की जा रही है, ठीक ना। तो ये निगेटिव होता है कहाँ कहाँ, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, याद रखना था। उसके बाद चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना इतना इज इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हैज मोबिलिटी। तो यार वी डी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू टाइम्स ई होता है ना, तो म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो, ठीक ना। और यहाँ से डायरेक्ट इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो यहाँ से इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए देखते हैं। ये तो आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा करके रख दिया है। एनसीईआरटी मेरे ख्याल से पेज नंबर 100 के आसपास देखेंगे, 100 से 110 के बीच में देखेंगे तो कहीं मिल जाएगा, शायद 104 पर मिलेगा। हाँ पेज नंबर 104 पर आपको ये दोनों ग्राफ मिल जाएगा, तो ये आपका ग्राफ सही होता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन हो गया ना, कि एटवुड मशीन वाला है, ये आपका 4 kg और ये आपका 6 kg, और ये यहाँ से सस्पेंडेड है, और इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे गिरेगा ए से, ये ऊपर जाएगा ए से। तो यू नो सिग्मा एफ इजिकल टू एम ए, तो ए इजिकल टू क्या, सिग्मा एफ बाय एम सिस्टम के लिए, तो पूरे सिस्टम के लिए बात हो रही है। तो ए सिस्टम इजिकल टू टोटल ड्राइविंग फोर्स देखो तो कितना, तो ये नीचे गिरेगा कितने से, 6G से, ये नीचे कितना गिरने से जाएगा, 4G से, इसको ऊपर ले जाएगा तो 6G माइनस 4G एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास 6 4 10, तो ए इजिकल टू कितना हो गया भाई 2G अपॉन 10। जी का वैल्यू पुट किया है क्या, नहीं पुट किया है, तो 2 से 5 कट जाएगा, G/5, कौन सा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्क्रू गॉज हैज लिस्ट काउंट इतना एंड इतना डिवीजन इतना सर्कुलर डिवीजन इससे दिया हुआ है, द पिच इज, तो यार याद रखना है पिच इज इक्वल टू होता है लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन, याद रहेगा, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच इज इक्वल टू लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन। तो यहाँ से आप बोल सकते हो सर पिच इज इक्वल टू जो आएगा लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ 0.01 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ डिवीजन कितना दिया हुआ 50, जो भी आए यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। और कौन सा आ रहा, ये वाला, मतलब डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो ना, आ तो गया यार, 5 से 2 बार में कट जाएगा। तो ये p इज इक्वल टू कितना 1/2 इंटू 10⁻³ या 0.5 इंटू 10⁻³ दैट्स इट।
मिलीमीटर इतना कुछ दिया हुआ, आसान क्वेश्चन है। ये रहा ये अनस्टेबल सॉलिड वाला, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको वो करना था अभी जो हम लोगों ने किया था। तो क्या बोलोगे आप, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डी लेमडा अपॉन डी। तो भाई सब कुछ बढ़ गया ना, तो डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू कितना, 2d लेमडा अपॉन 2d, तो 4d/2, ये d/2, तो कितना हो गया 4d लेमडा अपॉन डी, यानी 4 टाइम्स डब्ल्यू। समझ में आई बात। तो कितना टाइम से बढ़ जाता है, 4 टाइम्स। चलिए ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सब लोगों ने सही किया होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, ये सब बना सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग रट्टित होता है वो गड़बड़ किए होंगे। देखो भाई रटना नहीं है, मैं जो तरीका बताता हूँ उस तरीके को आपको याद रखना है, बहुत ही इजी वे में आप बना सकते हो। देखो ये जो सर्किट है इसमें क्या करो कि आप सिग्नल भेजना शुरू करो। जब आप सिग्नल भेजोगे, देख एक सेकंड, हाँ तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले जीरो भेजा, जब 0 0 भेजेंगे तो ये बदल देगा 1 में और ये भी बदल देगा 1 में। यहाँ पे 1 + 1 1 होना चाहिए, लेकिन नॉट गेट लगा हुआ है तो ये क्या कर देगा 0, ठीक ना। अब देखो अब हमने 1 भेजा इधर से तो ये क्या मिलेगा 0, इधर 0 भेजा तो ये तो ऑब्वियस सी बात है 1 मिलेगा, तो 1 0 1 मिलना चाहिए, लेकिन ये फिर क्या कर देगा 0। अब देखो अब मैं इसको 0 कर रहा हूँ और इसको 1 कर रहा हूँ, तो भाई इधर 1 मिलेगा इधर 0 मिलेगा, 1 और 0 कितना होगा 1, लेकिन ये क्या कर देगा 0 कर देगा। अब देखो इधर भी 1 और इधर भी 1, तो इधर भी 0 इधर भी 0 0 0 0, लेकिन ये नॉट लगा हुआ ना तो ये क्या कर देगा 1 कर देगा। देख लो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, इधर से ही देखो तो 1 पहले नहीं हो सकता है, 0 0 0 1 दिया है, हो ही नहीं सकता, हमने 0 0 0 मिला है तो 0 0 0 ये मिल रहा है, और आगे भी देखो 0 × 1 0, यही मिल रहा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी आपका नहीं मिल रहा है, देख लो एक बार चेक करके, ठीक ना। तो ये आपका बोलियन एक्सप्रेशन, और इसको रटना उठना नहीं है, यहाँ तो फिर आप नैंड गेट वगैरह वो सब क्या बोलते हैं एंड गेट वगैरह आएगा, वहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, उतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखो काम हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ याद रखना ही नहीं है, खाली आपको देखना है कि एंड कौन है नॉट कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दी एनर्जी इक्विवेलेंट, क्या यार अल्बर्ट आइंस्टाइन को याद करो, इज इक्वल टू mc², तो इज इक्वल टू मास कितना 0.5 ग्राम का मतलब 10⁻³ सी का मतलब 3 × 10⁸ मतलब 3 × 10⁸, माँ की मल्टीप्लाई कर दो यार, कौन सा सी नंबर आ जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा बोर्स मॉडल के लिए कौन सा वैलिड नॉट वैलिड है, अच्छा तो बोर्स मॉडल किसके लिए वैलिड है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका क्या हो गया इसको, ये न्यूक्लियस है और ये इसके ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन ना चाहिए यार, तो एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए तो हाइड्रोजन एटम के लिए है सिंगल, ये भी है ड्यूटेरियम ड्यूट्रॉन ये भी है, तो कौन नहीं है, ये नहीं है, एक नंबर नहीं है। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा जा रहा है द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियाई r1 एंड r2। एक का रेडियस मान लो r1 है, दूसरे का रेडियस मान लो कितना r2 है। अब इसमें कहा जा रहा है कि थ्रू 1 केल्विन इन द आर इन द रेशियो, तो हमें इसमें रेशियो पूछा जा रहा है। तो यू नो द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, क्वांटिटी ऑफ हीट क्या होता है भाई, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ये होता है ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ओके, यानी डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यही हुआ ना, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या डेल्टा Q1 बाय डेल्टा Q2 इज इक्वल टू M1 बाय M2। अब ये मास क्या होता है, तो आप बोलोगे सर रो इंटू वॉल्यूम, तो 4/3 पाई R1 क्यूब डिवाइडेड बाय रो इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब, ऐसा ही कुछ होगा ना, यहाँ से कट जाएगा, यानी डेल्टा Q1 बाय डेल्टा Q2 इज इक्वल टू R1 क्यूब बाय R2 क्यूब, और R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, R1 आपको दिया हुआ 1.5 टाइम्स R2, और ये R2 कितना है R2, ठीक ना, और इसका होल क्यूब कट जाएगा तो बचेगा कितना 1.5 बाय 1 का होल क्यूब, यानी 15/10 का होल क्यूब, यानी कट जाएगा क्या 3 बार में और 2 बार में, इसका होल क्यूब 27/8, 27/8 कौन सा 2 नंबर, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कुछ इस तरह से बना सकते हो। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहे, ठीक ना, और बाकी एंजॉय करो। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।